अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा नॉन मेटल है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। अगर हम बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 3A से, और ग्रुप 3A के अंदर जो बोरॉन है ये नॉन मेटल नहीं है। बोरॉन नॉन मेटल भी नहीं है और मेटल भी नहीं है। बोरॉन यहाँ पर है मेटालॉइड। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नॉन मेटल नहीं है, तो बोरॉन मेटालॉइड ही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन एल्यूमिनियम भी नॉन मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। बात यह है कि यहाँ पे एमसीक्यू ही गलत किया हुआ है। एमसीक्यू में होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल, इज नॉट मेटल होना चाहिए, और यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल, इसमें कौन सा मेटल नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है और एल्यूमिनियम हमारा सही आंसर नहीं होगा। थेलियम और इंडियम ये तीनों मेटल्स हैं, तो ये तीनों हमारे सही आंसर नहीं होंगे। सिर्फ बोरॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन मेटल नहीं है बल्कि मेटालॉइड है, जैसे कि हमने बात करी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन हीटिंग टू अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म। अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करेंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाएगा तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके क्या चीज़ बना लेगा। तो ऑर्थोबोरिक एसिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोरिक एसिड में, और मेटाबोरिक एसिड को अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोबोरिक एसिड में, और अगर पायरोबोरिक एसिड को 240 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बोरिक ऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर हमसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पूछा गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली चीज़ अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी है, मतलब अर्थ क्रस्ट में थर्ड नंबर पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन जो है वो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम ओवरऑल अर्थ पे बात करें तो ओवरऑल अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ है ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है सिलिकॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी की बात तो ये है कि आज से 100 या 150 साल पहले एल्यूमिनियम बहुत महंगा था, हालांकि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है उसके बावजूद भी। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोसेस होता था, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर, और उस प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिनियम को अलग किया जाता था। और उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी थी, आज भी बहुत महंगी है, तो रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसी वजह से एल्यूमिनियम बहुत महंगा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर कौन सी है, तो इसका आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा चीप होती है, और इसी से हम एल्यूमिनियम को अलग करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 5 पर बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है बॉक्साइट ओर कंटेन्स एक्सेस ऑफ सिलिका इज प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस। तो बॉक्साइट ओर के अंदर अगर सिर्फ सिलिका मौजूद होगा तो कौन से प्रोसेस से उसको प्योरीफाई किया जाएगा। हम यहाँ पर ये चीज़ समझ लेते हैं कि बॉक्साइट के अंदर दो तरह की इंप्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहली इंप्योरिटी होती है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और दूसरी इंप्योरिटी होती है सिलिका की SiO2। अगर ये दोनों इंप्योरिटीज़ शामिल हैं तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड कहलाता है हॉल्स मेथड फॉर बोथ इम्प्योरिटीज़। अगर दोनों इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं तो हम मेथड यूज़ करेंगे हॉल्स मेथड, और अगर सिर्फ आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी मौजूद हो तो Fe2O3 की इम्प्योरिटी के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड कहलाता है बेयर्स मेथड। और अगर हम सिर्फ सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करना चाहते हैं, SiO2 की इम्प्योरिटी को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड कहलाता है सरपेक्स मेथड। तो आप इसको याद कर सकते हैं। हमारे पास
पूछा गया है कि एक्सेस ऑफ सिलिका है, सिलिका सबसे ज्यादा मौजूद है, SiO2 सबसे ज्यादा मौजूद है, तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा? तो प्रोसेस यूज किया जाएगा सरपेक्स प्रोसेस। MCQ नंबर 6 के अंदर सेम चीज पूछी जा रही है कि बॉक्साइट ओर कंटेन्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस, कि अगर बॉक्साइट ओर में आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसको कौन से प्रोसेस से अलग किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बेयर्स मेथड, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में हमसे कहा जा रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू इंक्रीज। जब हम एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्रायोलाइट को क्यों ऐड करते हैं? क्रायोलाइट को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि क्रायोलाइट लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को गिरा देता है एल्यूमिना के फ्रॉम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है तो एल्यूमिना जल्दी से टूट जाता है, और एल्यूमिना टूट जाता है तो उसके बाद उसके आयंस जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है? देखें, एल्यूमिना क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को कम कर रहा है। अब मेल्टिंग पॉइंट को कम कर रहा है तो हमने बात करी कि जल्दी से आयंस जल्दी से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। विस्कोसिटी का इससे ताल्लुक नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय द प्रोसेस। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कौन से प्रोसेस से की जाती है? तो सबसे पहले स्टेजेस याद कर लीजिए कि बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है, और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम की फर्दर रिफाइनिंग की जाती है। बॉक्साइट से आते हैं एल्यूमिना पे, और एल्यूमिना से फिर आते हैं एल्यूमिनियम पे। अब बॉक्साइट से एल्यूमिना पे आते आते हॉल्स मेथड, बेयर्स मेथड या सरपेक्स मेथड, इन तीनों में कोई एक मेथड यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी। अगर हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम तक आने की बात करते हैं तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड है हॉल्स हेरोल्ड मेथड। और अगर इस एल्यूमिनियम की फर्दर रिफाइनिंग करनी होती है तो हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस है हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस है हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और ये रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज होगा, तो ये हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विच कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ निकल, कॉपर एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड। वो कॉपर का अलॉय जिसके अंदर कम क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी शामिल होती है निकल की, कॉपर की और मैग्नीशियम की, उस अलॉय को क्या कहा जाता है? तो उस अलॉय को कहा जाता है ड्यूरा एल्यूमिन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे कहा जा रहा है एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म आर कॉल्ड। वो एलिमेंट्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? उन एलिमेंट्स को कहा जाता है उन एलिमेंट्स को कहा जाता है एलोट्रॉप्स। जैसे अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर हमारे पास 2 फिजिकल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, 3 फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है एक्चुअली। पहली फॉर्म है रोम्बिक सल्फर, दूसरी है मोनोक्लिनिक सल्फर, और तीसरी है प्लास्टिक सल्फर। तो ये 3 अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं। इसी तरह कार्बन डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, बकी बॉल्स की फॉर्म में, चारकोल की, लैम्प ब्लैक की, कोल की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, सब अलग अलग फिजिकल फॉर्म है। सही आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट्स बनाने, मशीनरी की लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, और साथ साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के तौर पे काम करता है। तो ये क्या चीज है? इसका आंसर है ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। व्हाइट लाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। व्हाइट लाइट को कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? तो व्हाइट लाइट को डच प्रोसेस से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। MCQ नंबर 13 का नाम से कहा जा रहा है अ मिक्सचर consisting of 1 volume of HNO3, concentrated HNO3 and 3 volumes of concentrated HCl is called। यानी HNO3 का 1 मोल है और concentrated HCl के 3 मोल्स हैं, इसका मिक्सचर क्या कहलाता है? तो इसका मिक्सचर कहलाता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ये डिसॉल्व कर लेता है नोबल मेटल्स को अपने अंदर, जैसे कि गोल्ड को, प्लेटिनियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 14 पे।
MCQ नंबर 14 के अंदर कहा जा रहा है H2S इज अ गुड एजेंट। H2S कौन सा, किस चीज का गुड एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, या ब्लीचिंग एजेंट अच्छा है, या नन ऑफ दीज? देखिए सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शंस का एलिमिनेट कर लें। नन ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर नहीं है। H2S ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे भी काम नहीं करेगा, यानी ब्लीचिंग के तौर पे भी काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर नहीं है। अब रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम H2S की बात करें, जब H2S ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस के अंदर और S-2 के अंदर। अब H2S क्या कर रहा है? H2S H प्लस आइन को लॉस कर रहा है। H2S अगेन बात कर लेते हैं, H2S 2H प्लस आइन को, यानी दो हाइड्रोजन के आइन को लॉस कर रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H प्लस आइन कहा जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है। अब ये खुद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है, तो ये ऑपोजिट पार्टी के लिए, फॉर ऑपोजिट पार्टी, ये ऑपोजिट पार्टी के लिए, ऑपोजिट एलिमेंट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी को हाइड्रोजन गेन करवाएगा। जब ये सामने वाली पार्टी को हाइड्रोजन गेन करवाएगा तो सामने वाली पार्टी के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, और रिडक्शन का प्रोसेस करवाने की वजह से इसको कहा जाएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे कहा जा रहा है, बाय द फॉलोइंग प्रोसेस the H2SO4 produced is pure and can be produced of any desired strength। इस प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी मर्जी की स्ट्रेंथ वाला बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर से आप सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर भी करते हैं, और इसका जो लास्ट चैम्बर है, उस लास्ट चैम्बर के अंदर आप पानी उतना ही डालते हैं जितनी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रखनी होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में हमसे कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगर हम ब्राइन की बात करें तो ब्राइन का फॉर्मूला होता है NaCl, और NaCl को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस आइन में और Cl माइनस आइन में। अब इनकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमारे पास सोडियम मेटल अलग होगा और क्लोरीन गैस अलग होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ब्राइन सोल्यूशन की, अच्छा एक यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करनी सिर्फ, बल्कि पूरे ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ होता है वाटर के अंदर। तो होता क्या है कि सोडियम पानी के साथ में आखिर में रिएक्ट करता है, कन्वर्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, और ये प्रोसेस है कैसनर केल्नर सेल का, या फिर ये प्रोसेस है नेल्सन सेल का, क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेस होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, वो कौन कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये तीनों चीजें। तो ऑप्शन ए के अंदर क्लोरीन है, ऑप्शन सी के अंदर हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है, टू किल बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज ट्रीटेड विद। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आमतौर पे ड्रिंकिंग वाटर को किस चीज के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और क्लोरीन गैस। यार हम तो MD-CAT का पेपर देने लगे हैं, अगर ये ऑप्शन हमें नहीं पता होगा तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे। इसका सही आंसर है क्लोरीन, और ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरीन गैस ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए यूज की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8 के अंदर लिखा जा रहा है, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस पॉइजनस गैस इन वॉरफेयर। क्लोरीन गैस को यूज किया गया था कौन सी पॉइजनस गैस बनाने के लिए? वॉरफेयर के अंदर। तो क्लोरीन गैस को यूज किया गया था फॉस्जीन गैस बनाने के लिए। क्लोरीन गैस को यूज किया गया था फॉस्जीन गैस बनाने के लिए। एक ये पॉइजनस गैस है फॉस्जीन गैस, और इसका फॉर्मूला होता है COCl2, कार्बोनाइल क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे आगे वापसी बात आ गई। फॉस्जीन इज द कॉमन नेम ऑफ कार्बोनाइल क्लोराइड, अभी हमने बात करी थी। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है 20 के अंदर, द फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सल्फर की वो फॉर्म जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो उस फॉर्म को कहा जाता है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये हमारा सही आंसर होगा। मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 119 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
और प्लास्टिक सल्फर जो होता है वो तो बनाया ही बहुत ज़्यादा हीट अप करके 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट किया जाता है रोम्बिक सल्फर को, और फिर उसके बाद उसको पोर किया जाता है कोल्ड वाटर के अंदर, तब जाके प्लास्टिक सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है अमोनल इज द मिक्सचर ऑफ, अमोनल इसमें से किस चीज़ का मिक्सचर है? तो अमोनल मिक्सचर है एल्यूमिनियम पाउडर का और साथ साथ में अमोनियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। अमोनल मिक्सचर एल्यूमिनियम पाउडर का और अमोनियम नाइट्रेट का है। लेकिन अमोनल के बारे में ख़ास बात समझ लीजिए जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकती है। अमोनल को एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बम धमाके बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ साथ में स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 22 के अंदर कहा जा रहा है कलर ऑफ क्लोरीन गैस इज, क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? तो क्लोरीन गैस का कलर कुछ येलोइश और कुछ ग्रीनिश टाइप का होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन, दोनों ही सही आंसर हैं। एमसीक्यू नंबर 23 के अंदर कहा जा रहा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बी रिप्रेजेंटेड एज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आमतौर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP1 till 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 24 लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस इसमें क्या चीज़ है? तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। एमसीक्यू नंबर 25 के अंदर कहा जा रहा है इन ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, या रिमेन सेम इन द ग्रुप, या नन ऑफ द अबव। एटॉमिक रेडियाई का मतलब यह है कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब यह है न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। अगर बहुत सारे एटम्स की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है। अगर हम ये देखते हैं कि डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप शेल्स आर इंक्रीजिंग, शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीजेस एज वेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, ये वर्ड पे ऑटो करेक्ट हो जाता है नॉर्मली और ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज एज फॉलोज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज से किस तरह से रिलेट करती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 27 में पूछा जा रहा है बोरिक एसिड का फॉर्मूला। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। 28 के अंदर कहा जा रहा है बोरेक्स इज, बोरेक्स क्या होता है? तो बोरेक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। अब अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे Na2B4O7 की, तो Na2 का मतलब है सोडियम, 4 बोरॉन लिखे हुए तो ये हो जाएगा टेट्रा, और बोरॉन है तो टेट्रा बोरेट, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ तो सोडियम टेट्रा बोरेट हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है विच इज नॉट अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें कौन सा एल्यूमिनियम का मिनरल नहीं है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का मिनरल है। डायस्पोर, ये भी एल्यूमिनियम का मिनरल है। कोरंडम, ये भी एल्यूमिनियम का मिनरल है। मेलाचाइट, मेलाचाइट तो ओर है, ओर ऑफ कॉपर, मेलाचाइट ओर है कॉपर की, तो ये एल्यूमिनियम का मिनरल नहीं है या एल्यूमिनियम की ओर नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब 30 में आ रहा है, 30 में हमसे पूछ रहे हैं एल्यूमिनियम को जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या चीज़ फॉर्म होगी? तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 3A से और नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 5A से। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। अब ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, +3 का उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और उसके ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा। एक गोल्डन रूल आप याद कर सकते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं होता, और कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। सही है। अब हमारे पास एल्यूमिनियम जो है जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाने का एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हमारा सही आंसर हो जाएगा ALN। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कॉमन एलम इज, कॉमन एलम कौन सा होता है? कॉमन एलम होता है पोटैश एलम। अब पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 32 के अंदर पूछा जा रहा है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज। डायमंड की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कौन सी है इसमें? कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कौन सी है इसमें? तो कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है यहाँ पे डायमंड। कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बक्कीबॉल्स। ग्रेफाइट और बक्कीबॉल्स यहाँ पर ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो डायमंड हमारा सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 होना चाहिए एक्चुअली इसको, लेकिन इसका नंबर यहाँ पर मिस हो गया है, तो हम बात कर लेते हैं फिर भी इसकी। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ड्राई आइस होती है सॉलिड CO2। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? कोल की बात करें तो कोल नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कोल हमारा सही आंसर नहीं है। सिमिलरली चारकोल और डायमंड, डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि चारकोल जो है वो ये भी नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी वैसे तो नॉन मेटल है क्योंकि ग्रेफाइट बिलोंग करता है कार्बन से, और कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन बात यह कि ग्रेफाइट के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। इसी वजह से इसमें कौन सा गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का? तो ग्रेफाइट यहाँ पर गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम ये कैसे याद करें। देखें, इस पूरे चैप्टर की एक थ्योरी की वीडियो शूट की गई है और आपके यूट्यूब मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे लिंक मौजूद है, वहां पर जाइए, आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप ये MCQs करने के काबिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 34 के ऊपर। सल्फर बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस। सल्फर को जब हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो सल्फर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। MCQ नंबर 35 में पूछा जा रहा है इन डायमंड कार्बन एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ। डायमंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल यूनिट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे कहा जा रहा है रेड लेड संदूर इज। जो संदूर है, संदूर का फॉर्मूला क्या होता है? संदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। अब बात करते हैं 37 पे। 37 पे कहा जा रहा है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट टावर प्रोड्यूसेस। देखें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर पूछा जा रहा है कि वो रिएक्शन जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, वो रिएक्शन क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन था जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और MCQ नंबर 38 जो कि हमारा लास्ट MCQ है, इस MCQ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है सोडा एच का फॉर्मूला क्या होता है? सोडा एच का फॉर्मूला होता है Na2CO3। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 38 MCQs को डिस्कस किया। स्टिल ये MCQs MD कैट की तैयारी के लिए या ई कैट की तैयारी के लिए इनफ नहीं है। आपको अगर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पर जाकर मकसद ऐप की तरफ से डिज़ाइन करदा ई कैट या MD कैट का कोर्स बाय कर लीजिए। आपके 8000 MCQs वहाँ पर आपको सोल्यूशन वीडियोस के साथ में मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।